नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि वो वीडियो बड़ी हो रही है, तो आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब आ गई बात कमीशन अक्रूड। जिस तरह मैंने वर्ड आपको आउटस्टैंडिंग बताया एक्सपेंस में क्या बताया है, खर्चा हो गया है, कंपनी ने एम्प्लॉय की सर्विसेज ले ली हैं पर अभी पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो मतलब खर्चा हो गया है पर पेमेंट नहीं हुआ है। इसी तरह कमीशन आउटस्टैंडिंग में आप बात कह सकते हैं। वर्ड आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, कमीशन के साथ अगर जुड़ गया कि हमने किसी की सर्विसेज ले ली, हमने किसी को कोई काम दिया था कि भाई कोई प्रॉपर्टी हमारी है उसको बिकवा दो, जब बिक जाएगी तो हम आपको कमीशन दे देंगे, तो उसने वो प्रॉपर्टी बिकवा दी। अब बिकवा दी तो इसका मतलब है उसने जो कहा था वो काम कर दिया, अब हमें उसको कमीशन देना है। क्योंकि वो बिकवा चुका है तो अब मेरी ये लायबिलिटी बनती है कि हमें उसको पे करना है, तो वो कमीशन आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो जिस तरह वर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के टर्म्स में यूज होता है, खर्चे के टर्म्स में यूज होता है, जो अक्रूड वर्ड है ये यूज होता है हमेशा इनकम में, और इसका मतलब वही है जो आउटस्टैंडिंग का होता है, बस ये रिवर्स है। खर्चे में वो खर्चा हो गया है और हमने पे नहीं किया है, कमीशन इनकम में वो उल्टा होता है, मतलब हमने किसी के लिए कोई काम कर दिया है पर उसने अभी हमको पैसा नहीं दिया है। देखिएगा ये खर्चे के रिस्पेक्ट में है, ठीक, यहां हमें देना है और यहां हमको मिलना है, ये मेरे इनकम के हमेशा रिस्पेक्ट में अक्रूड वर्ड यूज होता है। ठीक है, कभी हम ये नहीं कह सकते हैं खर्चे के सेंस में कि वो खर्चा अक्रूड है, नहीं कह सकते। ठीक, और ना हम कभी ये कह सकते हैं कि वो इनकम आउटस्टैंडिंग है, नहीं, वो गलत है, वो टर्मिनोलॉजी गलत है। हमेशा आउटस्टैंडिंग वर्ड खर्चों के लिए इस्तेमाल होता है और अक्रूड जो टर्म यूज होता है वो हमेशा यूज होता है इनकम के लिए। तो जब हमें ये कहना होगा कि हमने कोई काम कर दिया है पर उसका पैसा हमें नहीं मिला है, मतलब हमें अभी इनकम मिली नहीं है, हो तो गई है हमारी इनकम क्योंकि हमने काम कर दिया, मैं इंटाइटल्ड हूं, मुझे देना है, उसको नहीं देगा तो मैं उसको कहीं चैलेंज कर सकता हूं, कोर्ट जा सकता हूं। तो जब कोई ऐसी इनकम है जिसके लिए हमने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो फुलफिल कर दी हैं, हमने वो काम कर दिया है पर अभी हमें पैसा मिला नहीं है, तो उसको हम कहेंगे अक्रूड। अब वो चीज कमीशन भी हो सकता है, मान लीजिए आपका काम कमीशन वाला का है, वो रेंट भी हो सकता है। रेंट इस तरह से हो सकता है कि आपने किसी को प्रॉपर्टी दे दी कि आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए और जब 1 महीना हो जाए इस्तेमाल आप कर लेंगे तब मुझे पैसा दे दीजिएगा। ठीक, अब उसने प्रॉपर्टी तो इस्तेमाल कर ली है, पैसा नहीं दिया है। ठीक है, पैसे के लिए कोई जरूरी नहीं होता है कि 31 तारीख को ही वो बंदा आपको चेक काट के दे दे या आपको कैश में दे दे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है कि भैया टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं कि जब आप इस्तेमाल कर लोगे 1 महीना तो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि 1 महीना उसने इस्तेमाल कर लिया है, महीना खत्म हो गया है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को क्या मैं इंटाइटल्ड हूं कि मुझे वो रेंट मिले? हाँ, मैं इंटाइटल्ड हूं। क्यों इंटाइटल्ड हूं? क्योंकि सामने वाले बंदे ने उस महीने में उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया है। अब वो भले 1 तारीख को 2 तारीख को छोड़ के भी चला जाए पर उसको पिछले महीने का रेंट मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि रेंट देना पड़ेगा और उसने अभी मुझे दिया नहीं है। मतलब मेरे लिए, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो आपकी प्रॉपर्टी उसने इस्तेमाल कर ली है, अब उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक, तो वो आपके लिए, तो वो जो रेंट है यहाँ पे रेंट जो हो गई वो आपकी इनकम हो गई, पर क्योंकि वो अभी आपको मिली नहीं है, हो तो गई है, आप इंटाइटल्ड तो हो, आपको मिलनी तो चाहिए, आपका अधिकार तो हो गया है, पर अभी उसने आपको दी नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी इनकम है जो आपकी हो चुकी है, आप उसके इंटाइटल्ड हो चुके हो, आपका अधिकार हो चुका है पर आपको मिली नहीं है वो इनकम, तो वो इनकम कहलाती है अक्रूड। ठीक है, अब वो इनकम का नेचर बदल सकता है, कभी वो कमीशन हो सकती है, कभी वो आपका रेंट हो सकता है, कभी वो इंटरेस्ट हो सकता है। इसी तरह कमीशन अनअक्रूड एक वर्ड होता है। जैसे वर्ड अक्रूड होता है उसी तरह एक अनअक्रूड वर्ड होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ वर्ड बताया था प्रीपेड। ठीक, प्रीपेड हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रीपेड होगा केवल एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में। कभी आप ये नहीं कर सकते हो कि कोई इनकम है वो मेरी प्रीपेड है, नहीं, इनकम प्रीपेड नहीं होती, एक्सपेंस प्रीपेड होते हैं। इनकम के लिए जो प्रीपेड में वर्ड यूज होता है वो होता है अक्रूड। भाई आप बहुत बड़े आदमी हो तो जब काम करने से पहले ही आपकी कंडीशन ये होती है कि जब तक आप मुझे पैसा नहीं देंगे, एडवांस नहीं देंगे, तब तक मैं आपका काम नहीं करूंगा। अब उस पार्टी ने आपको पैसा दे दिया पहले से, आप कह सकते हैं एक तरह का प्रीपेड है, पर प्रीपेड वर्ड यूज होता है एक्सपेंस में, इनकम में नहीं यूज होता। अगर आप यूज करोगे तो टेक्निकली वो गलत माना जाएगा, पर उस प्रीपेड की जगह इनकम में जो वर्ड यूज होता है वो होता है अनअक्रूड। मतलब आपको पहले से ही पैसा दिया जा चुका है, अभी आपने काम नहीं किया। ठीक,
तो क्योंकि आपको पहले से ही पैसा मिल गया है और अभी आपने काम नहीं किया है, तो वो जो फॉर्म ऑफ इनकम है उसको हम कहेंगे अनअक्रूड। ठीक, तो जो अक्रूड है ये भी पर्सनल है, ये भी किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक, किसी इंसान या इंस्टीट्यूट को। इसी तरह जो अनअक्रूड है, किसी ने हमको पहले से पैसा दे दिया, ठीक। अब वो या तो कोई नेचुरल पर्सन होता है या कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है, क्योंकि उसने हमको पहले से पैसा दे दिया, तो वो जो पैसा, जो वो फॉर्म ऑफ इनकम हमें पहले से मिल गई, मतलब अभी हमने उसके लिए कोई काम नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं किए, पर पहले से ही उसने हमको दे दिया है, क्योंकि हमने उससे कहा कि बिना पैसा लिए हम काम नहीं करेंगे, तो उसको हम कहेंगे अनअक्रूड। और ये जो अमाउंट है ये अभी भी उस इंसान को रिप्रेजेंट करता है जिस इंसान ने हमको वो पैसा अभी दिया है काम करने से पहले। अब वो नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो ये जो वर्ड यूज होता है अनअक्रूड, ये भी पर्सनल होता है, ठीक है। ये क्लियर हमेशा कर लीजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड हैं ये हमेशा एक्सपेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कह देंगे कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो टेक्निकली गलत माना जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड हैं हमेशा एक्सपेंस के साथ जुड़ते हैं, जो आपके खर्चे हैं उनके साथ जुड़ते हैं, और अक्रूड और अनअक्रूड जो टर्म होते हैं वो हमेशा आपके इनकम के साथ जुड़ते हैं और इनकम के साथ ही हमेशा जुड़ते हैं। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो टेक्निकली गलत माना जाएगा। समझ आप भले सही जाएं कि हाँ ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि हमने काम कर दिया पर पैसा नहीं मिला हमको, ठीक है, पर टेक्निकली आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करेंगे तो वो गलत माने जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे और भी अकाउंट हैं जिनका हम नेचर जान लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ये बातें और पढ़ लेते हैं। एक्सपेंसेस, किसी भी वर्ड में कोई भी खर्चा हो, अगर एक्सपेंसेस है तो ये ध्यान रखिए वो पर्सनल नहीं हो सकता, वो रियल नहीं हो सकता, वो नॉमिनल होगा, ठीक है, ध्यान। और क्योंकि वर्ड एक्सपेंस जुड़ गया है, वो खर्चा है तो वो नॉमिनल होगा, ठीक। अच्छा, यही अगर हम कहते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, क्या ये सही है? आप सोचिए, क्या बताया आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग हमेशा खर्चे के लिए होता है, वो खर्चा जो हमने कर दिया है पर जिसका पेमेंट हुआ नहीं है, ठीक। मतलब वो सामने वाली पार्टी ने हमारे लिए उसका काम कर दिया है पर अभी हमने उसका पैसा नहीं दिया है, वो जो टर्म होता है वो होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग तो हो सकता है, पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो अक्रूड नहीं हो सकता, क्योंकि अक्रूड जो वर्ड है उसका मतलब तो वही है पर वो इनकम के लिए बोला जाता है, ठीक। तो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ये नॉमिनल है। अब यही हम कहते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है अभी मेरा खर्चा तो हो गया है पर मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो तब वो कहला जाएगा पर्सनल। अब इसी तरह डिस्कस कर लेते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब मेरा बैंक में जब मैं खाता खुलवाता हूं जाके तो एक अकाउंट बैंक मेंटेन करता है, ये आप सब लोग को पता है। तो वो बैंक अकाउंट मेरे लिए क्या है? ये वो बैंक अकाउंट है, वो मेरे लिए है पर्सनल। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वो जो बैंक है वो किसी इंस्टीट्यूट का नाम है तो वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो रियल नहीं है, वो नॉमिनल नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसी तरह जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो जो यहाँ भी वर्ड बैंक इस्तेमाल हो गया तो बैंक किसी इंस्टीट्यूट के लिए इस्तेमाल होता है तो वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक। बैड डेट्स क्या होता है? पिछली वीडियो में आप जाके डिस्कस कर लिएगा, मैंने आपको बताया था। डेटर क्या था? डेटर वो था जब हमने किसी को उधार दिया है। अब मान लीजिए वो बंदा मेरा फोन नहीं उठा रहा, ठीक, हमें ऐसे खबर मिलने में आ गई है, पता चल गई है कि उसने और लोगों का भी फोन उठाना बंद कर दिया है, 2-4 लोग से को तो
पैसे देने से मना ही कर दिया है कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो जब कोई ऐसा उधार जो हमने किसी पार्टी को दिया हुआ है और वो हमको वापस नहीं कर रहा है और हमको पता है हम उससे पैसे नहीं ले पाएंगे, तो वो उधार जो होता है वो एक तरह से कहलाता है बैड डेट्स। मतलब वो डेटर जो बैड हो चुका है, खराब हो चुका है, वो हमको पैसे नहीं मिलना है। तो जो बैड डेट्स टर्म है वो बेसिकली ये जो टर्म है ये उस लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस कारण से हमें हो गया है कि हमने किसी को उधार दिया था, वो पैसा हमें वापस नहीं मिल रहा है। अब जब ये लॉस है तो ये पर्सनल और रियल, देखिए वो इंसान पर्सनल हो सकता है, ठीक, पर अब क्योंकि ये जो लॉस मुझको हो रहा है वो जो लॉस है वो नॉमिनल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनल में 4 ही चीजें कवर होती हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, देखिए जहां भी वर्ड आपको प्रॉफिट और लॉस दिख जाए दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि वो नॉमिनली होगा, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का प्रॉफिट, किसी भी तरह का लॉस, किसी भी तरह की एक्सपेंस, किसी भी तरह की इनकम यही कवर होती है, तो ये नॉमिनल ही होगा, ये और कुछ नहीं हो सकता। तो ये किसी भी तरह की कंफ्यूजन तो इसमें रखिएगा ही नहीं। और इसके अलावा और भी कुछ टर्म हैं, उनको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन इसलिए भी ज्यादा हो रहा है ताकि इनिशियल लेवल पे जो बेसिक फंडामेंटल वाली चीजें उनमें हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। क्योंकि जब हम एंट्री बनाएंगे, जब जर्नल एंट्री, जिसको मैंने बताया है कि अकाउंट्स में सबसे पहला काम जो करते हैं वो हम कहते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक पे रिकॉर्ड करना। तो जब एंट्री बनाएंगे तो ये क्लासिफिकेशन अगर हमें नहीं पता होगा तो वहां जो रूल आपको बताए जाएंगे, ठीक है, एंट्री लिखने के लिए रूल बनाए गए हैं। तो वो इसलिए बनाए गए हैं कि ये रूल, पर्सनल का जो रूल है वो ये है, वो रियल का रूल ये है, नॉमिनल का रूल ये है। अब वहां रूल आपको बता दिए गए, पर आप यही नहीं क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि वो जो अकाउंट वहां पे बन रहा है वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। अब जब आप यही नहीं क्लासिफाई कर पाओगे तो रूल कैसे अप्लाई करोगे? इसलिए क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अकाउंट आपको दिख रहा है वहां पे वो किस नेचर का अकाउंट है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप रूल नहीं अप्लाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि रूल अप्लाई करने के लिए पर्सनल का रूल आपको पता है, रियल का पता है, नॉमिनल का पता है, पर आपको यही नहीं पता है कि वो अकाउंट कहां जाएगा, वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो पता लगा था वो पर्सनल, रूल लगा दिया रियल का, गड़बड़ हो गई, गलत हो गया। था वो नॉमिनल, रूल लगा दिया पर्सनल का। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। उसी हिसाब से तो रूल लगाओगे, तभी तो आइडेंटिफाई करोगे, तभी तो बताओगे कि ये किसका रूल लगेगा। तो जब तक ये अगर आपने आइडेंटिफिकेशन करना नहीं सीखा तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप वो रूल लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि रूल आप कितना भी रट लो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसको अप्लाई करोगे गलत कर दोगे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि जिस चीज जगह आप अप्लाई कर रहे हो उस जगह वो अप्लाई होना भी है कि नहीं अप्लाई होना है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ और अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं। इन डेप्थ डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए। अच्छा, अकाउंट किसी, क्योंकि कॉमर्स की दुनिया जो है, अकाउंट्स की दुनिया जो है वो बहुत लाइव है, मतलब नई नई चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आज जो हमने डिस्कस किया बस ये संसार उतने में सिमट जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी डिस्कस भी नहीं हो रही होंगी। आप लाइव सिचुएशंस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम आपको जीएसटी के बारे में भी कुछ नहीं बता रहे हैं, पर एक्चुअल में तो लाइव में तो जब आप जाते हो बिल देखते हो तो उसमें तो जीएसटी भी लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ जो डिस्कस हो रहा है ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हो रहा है। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई फिर आप कोई भी अकाउंट हम आपको दे देंगे, चाहे हमने वो डिस्कस किया हो ना किया हो, आप अपने लॉजिक से लगा के कि वो पर्सनल हो सकता है कि रियल हो सकता है कि नॉमिनल हो सकता है, इस लॉजिक को लगा के आप उसको बता दोगे कि ये क्या है। और लॉजिक लगाने में स्टार्टिंग लेवल पे आप ये सोचा, हमेशा ये सोचा करिए कि जैसे आपको कोई चीज लग रही है कि वो नॉमिनल है, ठीक, मैं मानता हूं, चलिए आपने एक बार में कह दिया, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। पर आप ये भी बिल्कुल फोकस करिए कि वो पर्सनल क्यों नहीं है, वो रियल क्यों नहीं है। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपकी दिमाग में जो क्लैरिटी आएगी वो बिल्कुल, मतलब आप ये समझ लीजिए फिर कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता है कि वो नॉमिनल है, और वो पर्सनल और रियल क्यों नहीं हो सकता आपको अब ये भी पता है। तो हमेशा जो अपना थॉट प्रोसेस है वो इस तरह तो रखिए कि आपको ये पता है, ठीक, पर उसमें ये भी आप अपने थॉट प्रोसेस में जरूर उसमें ऐड करिए कि वो पर्सनल क्यों नहीं है, ये रियल कोई नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया कोई अकाउंट रियल है तो आपको चलिए समझ में आ गया कि आपको बार बार लिखने से कि फर्नीचर रियल है, फर्नीचर रियल है, फर्नीचर रियल है, याद हो गया। पर वो पर्सनल क्यों नहीं हो सकता, वो नॉमिनल क्यों नहीं हो सकता,
ठीक है, तो हमारा जो डिस्कशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर कोई चीज रियल है तो वो रियल क्यों है ये भी हमें पता होना चाहिए, और वो पर्सनल क्यों नहीं है और वो नॉमिनल क्यों नहीं है। क्योंकि जब इस तरह से आप सोचना शुरू करते हो तो क्या होता है, जो कंफ्यूजन होता है उसको आप एलिमिनेट कर देते हो पूरी तरीके से, कि कल को कोई आपको कंफ्यूज भी करेगा ना कि अरे नहीं ये तो पर्सनल अकाउंट है, तो आप तुरंत कहोगे पर्सनल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पर्सनल में तो भाई या तो इंसान आता है या इंस्टीट्यूट आता है या कोई मान लो कोई वर्ड है जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फर्नीचर कहाँ से इंसान है? वो तो इंसान नहीं है। इसीलिए इस तरह से थॉट प्रोसेस रखिएगा तो चीजें बहुत क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, कि अगर कोई चीज आपको पता है ये रियल है तो दिमाग में ये भी बैठाइए कि वो पर्सनल क्यों नहीं है, नॉमिनल क्यों नहीं है। इसको जानना कोई बहुत कठिन नहीं है। चलिए कुछ टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ये 4 टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको फिर ये टर्मिनोलॉजी, ये जो टाइप ऑफ अकाउंट में वो कहाँ कवर होता है ये आपको फिर क्लियर हो जाएगा। फिर हम थोड़ा आगे में और डिटेल में स्टडी करना शुरू करेंगे। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क मैंने आपको बताया था, कंपनी अपना कोई लोगो, एक जनरल टर्म में आपको बता रहा हूँ, कोई उसका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो वो रजिस्टर्ड करा लेती है। ठीक है, जैसे आप नेस्ले का देखते हैं, बाटा का देखते हैं, वो रजिस्टर्ड करा लेते हैं। क्यों? ताकि जो उनका प्रोडक्ट है वो अपना वो जो मार्क है वो उस प्रोडक्ट पे लगा दें तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये किसका है। ठीक, मतलब उस मार्क से उसको समझ में आ जाएगा कि ये बाटा है, उस मार्क से समझ में आ जाएगा वो नेस्ले है, उस मार्क से समझ में आ जाएगा वो रिलायंस है। ठीक है, तो जैसे पेटेंट का रजिस्ट्रेशन होता है इसी तरह इस मार्क का रजिस्ट्रेशन होता है। अब ये जो ट्रेडमार्क है ये पर्सनल नहीं हो सकता। वो इंसान तो पर्सनल हो सकता है जो उसको रजिस्टर्ड करा रहा है, पर ये जो आपको दिख रहा है बाटा का, मेरे ख्याल से जो मार्क होता है वो कुछ बी इस तरह से बनाते हैं, वो देख लीजिएगा क्या होता है। रिलायंस का आप देखेंगे वो आर बनता है, फिर नीचे से ऐसे फैल जाता है। तो ये जो मार्क है, ठीक है, ये जो ट्रेड मार्क है ये नॉमिनल भी नहीं हो सकता, ये आपका खर्चा नहीं है। ठीक, ये जो ट्रेड मार्क है ये आपका रियल है, ये आपकी रियल है, और रियल में भी इंटेंजिबल है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं और किसी को कहते हैं आप इसको यूज कर सकते हो, तो वो जब यूज करने के लिए दिया जा रहा है तो वो आप अधिकार, उस राइट को ट्रांसफर करते हो। ये समझ लीजिएगा। वो पेपर तो मान लीजिए है जिस पे कोई लिखा विखा जा रहा है वो तो समझ में आता है, पर वो बेसिकली एक राइट है जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब कोई राइट है तो राइट तो दिखता तो है नहीं। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये 5 संवैधानिक अधिकार दे रखे हैं तो वो दिखते थोड़े ना है, वो तो बस हम इंटाइटल्ड हैं, वो केवल फील किए जा सकते हैं। तो वो इसी तरह वो जो राइट है, ठीक है, कि आप वो मार्क यूज कर सकते हो, वो ब्रांड उसमें लग जाएगा, किसी आप प्रोडक्ट में लगा सकते हो। वो अपनी फ्रेंचाइजी वाले को देते हैं कि जिनको फ्रेंचाइजी देते हैं कि भैया आप इसको अपने यहाँ बोर्ड में इस्तेमाल करिए ताकि ये पता चले कि ये बाटा वाली ही दुकान है। ठीक है, तो वो जो राइट होता है वो रियल होता है और इंटेंजिबल। इसी तरह ये जितने भी आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। टाटा मोटर हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, यूपी गवर्नमेंट हो गया, ये किसी इंस्टीट्यूट के नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। तो कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है वो कवर होता है पर्सनल के अंदर, पर्सनल में आर्टिफिशियल। इसी तरह किसी इंसान का नाम है, फॉर एग्जांपल हमने कर दिया राम्स अकाउंट, ठीक, हमने लिख दिया मोहन्स अकाउंट, ठीक, हमने लिख दिया तारिक्स अकाउंट। ठीक, तो जब राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, तारिक अकाउंट, भाई मान लीजिए राम से हमने खरीदा, मोहन को हमने बेचा, तारिक ने हमसे खरीदा, तो ये सारे तो इंडिविजुअल्स हैं, नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन कहाँ कवर होते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो ये जितने भी हैं इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो पर्सनल अकाउंट के अंदर हम करेंगे। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है, बाकी कोई भी अकाउंट जो होता है उसमें ये अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता, पर जो लिविंग बीइंग का अकाउंट होता है, जो नेचुरल पर्सन का अकाउंट है, वो हमेशा जब आप लिखेंगे तो नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं राम का अकाउंट। तो जो नेचुरल पर्सन है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा,
मोहन्स अकाउंट, ठीक। बाकी किसी में ये अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, केवल जो नेचुरल पर्सन होते हैं, इवन देखिए इसमें भी नहीं लगता, रिप्रेजेंटेटिव में भी नहीं लगता, रियल में तो लगता ही नहीं है क्योंकि वो तो नेचुरल में कवर ही नहीं होते, नॉमिनल में भी नहीं लगता। पर जो नेचुरल पर्सन है उनका जब भी आप अकाउंट मेंटेन करेंगे तो हमेशा लिखेंगे राम्स अपॉस्ट्रोफी एस के साथ अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, तारिक्स अकाउंट, केवल नेचुरल के अंदर, ठीक है। तो इस क्लास में हमने ये आइडेंटिफिकेशन डिस्कस कर ली जो मैंने आपको बताया, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो आगे जब आपको रूल बताए जाएंगे तो आप रूल ही नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो इस कारण से हमने आइडेंटिफिकेशन डिस्कस करी, उसमें यूज किया जो पिछले लेक्चर्स के जो डेफिनेशंस हमने पढ़ाई हैं आपको कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल होता है, नॉमिनल क्या होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन डिस्कस कर ली। अब हम इसमें थोड़ा एडवांस करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे और उन रूल्स को पढ़ेंगे अगली क्लास में कि वो रूल क्या कहते हैं, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पर्सनल का अलग रूल होता है, रियल का अलग रूल होता है, नॉमिनल का अलग रूल होता है। तो उसमें जब इस्तेमाल करेंगे तब ये सारी चीजें हम फिर से डिस्कस करेंगे, वो इन बिटवीन डिस्कस होती रहेंगी कि ये देखिए कैश है तो रियल है, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने सेपरेट डिस्कस कर लिया है उन रूल पढ़ाने से पहले, ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी हो जाए उन रूल को अप्लाई करने पे कि कौन सी चीज कहाँ किस बॉक्स के अंदर फॉल कर रही है, ठीक है। आज का वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है, मेरी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।